हेलो एवरीवन, स्वागत है अपना चैनल बिहार टॉपर रिसर्च सेंटर में। आज के इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं 10वीं क्लास के इतिहास, जो चैप्टर नंबर हमारा पहला है। यूरोप में राष्ट्रवाद की ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही प्रश्न करने जा रहे हैं, जो बिहार बोर्ड 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो टॉपर बनने की सपना, आप लोग टॉपर बनाने की बेस्ट मौका। बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन की ओर। पहला हमारा क्वेश्चन है, यानी कि पहला नंबर प्रश्न है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्नलिखित में कौन सा था? इटली और एकीकरण के विरोध में जब इटली और जर्मनी के एकीकरण हो रहा था तो उसके विरोध में कौन था? यहाँ हमारा रूस था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हमारा सही हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। और एकीकरण के क्या अर्थ होता है? एकीकरण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर से लोगों को एकजुट करना ही एकीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, यानी कि दूसरा नंबर प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न है, इटली के वर्तमान में कौन सा महाद्वीप आता है? इटली के वर्तमान में कौन सा महाद्वीप आता है? तो हमारा यूरोप आता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यानी कि तीसरा नंबर प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न है हमारा, फ्रांस में किस शासक वंश को स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? या ऑप्शन, यानी कि तीसरा का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रूजो वंश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला नंबर प्रश्न है, यानी कि चौथा नंबर प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न है, चौथा नंबर हमारा प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न है, जर्मनी वर्तमान में कौन सा द्वीप अंतर्गत आता है? तो आगे ही बता दिए हैं, हमारा यूरोप आता है। अब 4 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पांचवा नंबर प्रश्न है। पांचवा नंबर प्रश्न है, जालबेरिन कैसा संस्था थी? जालबेरिन कैसी संस्था थी? 5 का हमारा एक व्यापारिक संस्था थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा तो अगला नंबर प्रश्न, यानी कि छठा नंबर प्रश्न है। छठा नंबर प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद के लिए किया गया था? तो हमारा 6 का सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला प्रश्न है, यानी कि 7वां नंबर प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? 7 के हमारा ऑप्शन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बोनारी से संबंध था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है, फ्रांस और प्रसा के बीच सन 1970 में युद्ध कहाँ हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था वो जो 1870 में हुआ था, जो किस जगह पर हुआ था? जगह के नाम बताना है यहाँ पर। 8 का ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा, सेंडॉन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 8 का ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है यानी कि 9वां नंबर प्रश्न है। 9वां नंबर प्रश्न है हमारा, एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? जो एक नोपुल का जो पुल का संधि कब हुई थी ये बताना है। 9 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि 1829 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 10वां नंबर प्रश्न है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 10 का प्रश्न हमारा 1821 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला नंबर प्रश्न है यानी कि 11 नंबर प्रश्न है, सेडोन की युद्ध किसके किसके बीच हुई थी? सेडोन का युद्ध किसके किसके बीच हुई थी? 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। फ्रांस और प्रसा के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, जो पहले ही बता चुके हैं। यानी कि अब 12वां नंबर प्रश्न है हमारा। 12वां नंबर प्रश्न है, 12वां नंबर प्रश्न है हमारा, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसके द्वारा किया गया था? ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसके द्वारा किया गया था? 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिगेल्स। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है, यानी कि 13 नंबर प्रश्न है हमारा, जो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 13 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि 1871 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है यानी कि 14 नंबर प्रश्न है, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन होगा नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न है, हमारा फ्रांस में वियना कांग्रेस द्वारा किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? फ्रांस में, फिर से देखते हैं, फ्रांस में वियना कांग्रेस द्वारा किस वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? इसमें वंश को बताना कि फिर से कौन सी स्थापना हुई थी। 15 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, म्रोबो वंश की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है यानी कि 16 नंबर प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? यानी कि 16 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेडोन का युद्ध हुआ था। सेडोन का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन यानी कि 17 नंबर प्रश्न है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? मैजिनी ने। ऑप्शन नंबर हमारा बी कैरेट हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है यानी कि 18 नंबर प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? 18 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुर्की को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है यानी कि 19 नंबर प्रश्न है, वियना कांग्रेस कब हुई थी? वियना कांग्रेस कब हुआ था? 19 नंबर प्रश्न का 1815 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है।
जो बता रहे हैं उसको केवल याद कर लीजिएगा। जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन थे? जर्मनी का एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन थे? देखते हैं ऑप्शन कौन क्या क्या है। तो कितना नंबर 20 नंबर प्रश्न है। जर्मनी के वास्तुकार बताना है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बिस्मार्क थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है यानी कि 21 नंबर प्रश्न है हमारा। इटली के एकीकरण के निम्नलिखित में संबंध नहीं है। इटली का एकीकरण का संबंध नहीं है, तो हमारा 21 का ए नंबर हो जाएगा, बिस्मार्क से। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है यानी कि 22वां नंबर प्रश्न है। 22वां नंबर प्रश्न है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन स्थापित की गई थी? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन की स्थापना की गई थी? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सा उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सा उत्तरदायी था? ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला नंबर प्रश्न है यानी कि 24 नंबर प्रश्न है। 1871 की संधि हुई थी। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? सन 1871 में बताना है कौन सी संधि हुई थी। तो 24 नंबर प्रश्न का 24 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है यानी कि 25 नंबर प्रश्न है। गैरीबल्डी पेशे से क्या था? गैरीबल्डी पेशे से क्या था? यानी कि 25 का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, नाविक था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है यानी कि 26 नंबर प्रश्न है। 26 नंबर प्रश्न है रक्त लॉ की नीति का प्रतिपादन किसने की थी? रक्त लॉ की नीति का प्रतिपादन किसने की थी? 26 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिस्मार्क ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है यानी कि 27 नंबर प्रश्न है। किस देश के साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान यूरोपवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा? बताना है कहाँ का विज्ञान साहित्य जो यूरोपवासियों के लिए ज्ञान की प्रेरणा और स्रोत रहा है। 27 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूनान का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है यानी कि 28 नंबर प्रश्न है। चार्टिस्ट किस देश के में हुआ था? चार्टिस्ट किस देश में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा आंसर, यानी कि इंग्लैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला नंबर प्रश्न है कि 29 नंबर प्रश्न है। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? 29 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1832 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर हमारा यानी कि एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूनान से और यूरोप से हुई थी। यूनान से और पोलैंड से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन यानी कि 31 नंबर प्रश्न है। 31 नंबर प्रश्न है किस देश का हंगरी का पूर्ण अस्तित्व स्थापित था? 31 नंबर प्रश्न का ऑस्ट्रेलिया का हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है पोलैंड के विद्रोह
पोलैंड के विद्रोह ने किसने कुचल दिया था? तो ऑप्शन नंबर 32 का यानी कि आंसर क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूस के। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। हमारा ऑब्जेक्टिव खत्म होता हुआ अब सब्जेक्टिव की ओर देखा जाता है। इस पार्ट से कौन कौन महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन है? देखा जाता है। हमारा पहला नंबर प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के क्या कारण था? कारण है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के क्या कारण है? तो यानी कि बताना है हमको। फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांसीसी क्रांति यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का विकास के कारण है। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो यूरोप में विकास का कारण है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिसने पूरे यूरोप में लोगों की एकता और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। यानी कि जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो यूरोप में राष्ट्रवाद का और लोगों की विकास का कारण हुआ, जो पूरे यूरोप में लोगों की एकता और स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया। अगर कोई राष्ट्र का उदय होता है तो क्या अपना कोई विकास करने के लिए होता है, और जितना देश के अंदर लोग रहता है उसमें लोगों को एकता के सूत्र में बांधना और स्वतंत्रता को देना ही यूरोप में राष्ट्रवाद कहा जाता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। दूसरा नंबर प्रश्न है, यूरोप राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ? बताना है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। उसमें अगला नंबर क्वेश्चन था जो कारण क्या था, इसमें निर्माण बताना कैसे हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस की राजनीतिक और संविधान में कई बदलाव हुए और उन्हें राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ। जब फ्रांस में क्रांति हो रही थी तो राजनीतिक और संविधान में बहुत सा बदलाव हुए। बदलाव होने के बाद लोगों को विकास हुआ और इसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है। अब बार यह आ रहा है राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवाद ये अलग क्वेश्चन हो सकता है। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्र जोड़वाद, यानी कि राष्ट्र माने क्या होता है? देश। राष्ट्र माने क्या होता है? देश। वाद माने बोलना। वाद माने बोलना, यानी कि अपने देश के हित में बोलना ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। 2 नंबर के हमारा और प्रश्न बन गया, अपने देश के हित में बोलना ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। तीसरा नंबर प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय की पहली अभिव्यक्ति कब हुई थी? 1880 या 90 के बीच में हुई थी यूरोप के राष्ट्रवाद का उदय। दशक में राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति यूरोप के फ्रांस में हुई थी। आई होप कि ये समझ में आई होगी। चौथा नंबर प्रश्न है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम फ्रांसीस की क्रांति में हुई थी, फ्रांस में हुआ था। यूरोप में कुल कितने देश आते हैं? यूरोप में लगभग 50 देश आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, एड्रियानोपुल की संधि किन देशों के बीच हुई थी? जो ऑब्जेक्टिव बता दी। एड्रियानोपुल की संधि यूनान और पोलैंड के बीच हुई थी। हमारा आज का पहला चैप्टर समाप्त होता हुआ। जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपको डाउट का ज़रूर सलूशन किया जाएगा। वीडियो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखें इसके लिए धन्यवाद।